2 वर्ष बाद दुनिया तेरह के निचले जिलों में एक आंधी की तरह बरस रही थी। केल ने अपने पैरों पर खड़े होकर मनोरंजन जिले के रंगीन चमकते हुए एलईडी लाइट्स को देखा, जैसे वह गीले सड़क के ऊपर फैलते हुए। उनका ध्यान एक छोटे से बार में गया, जहां गर्म और तेज आवाज के साथ लोगों ने अपनी प्यास बुझाई थी। केल को लगा जैसे वह उस जगह पर पहली बार है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह कुछ जानता हो। वह अपने हाथों को फुलाकर धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ। उसे लगा जैसे वह एक नए दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जहां हर कुछ अलग था। उसकी आंखें इस नए वातावरण पर खुल गईं और उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, जो अपने आप में एक अजीब सी शांति में डूबे हुए थे। केल ने सोचा कि यह जगह उसके लिए सही नहीं है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ गया। उसे लगा जैसे वह अपने आप पर एक नया प्रयोग कर रहा है। वह अपने दिल की धड़कनों को सुनता हुआ और अपने पैरों को जमीन पर रखता हुआ आगे बढ़ गया। उसे लगा जैसे वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, जहां हर कुछ नया था और हर कुछ अजीब सा था। वो अब 14 साल के थे। 2 वर्षों का जीना, वॉर्न परिवार की विशिष्ट शिक्षा के बाद 2 वर्षों का दुर्घटनाएं, 2 वर्षों का खाना जहरीला कर दिया जाता था, प्रशिक्षण, अनजाने घटनाओं और मिशन जो उसे मारने के लिए डिजाइन किए गए थे, और आज ही वे अंततः गंभीर हो जाएंगे। वो सोचता था, अपने जैकेट के नीचे छुपाए गए चाकू के हैंडल पर उंगलियां फेरते हुए। वो एक ऐसी दुनिया में पला रहा था जहां शिक्षा और प्रशिक्षण का मतलब सिर्फ जान जोखिम में डालना था। वो अपने शिक्षकों के शब्दों को याद करता, जीवन की शिक्षा एक दुर्घटना है, लेकिन वो अब समझ गया था कि यह सच नहीं है। यह केवल एक चालाकी थी, एक तरीका जिससे उन्हें अपने छात्रों को मारने और उनकी आत्माओं को नष्ट करने का मौका दिया जाए। वो अपने कमरे में खड़ा था, जिसकी दीवारें एक गहरे भूरे रंग की थी, जैसे कि बादलों की तरह। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां पेड़ और फूल झूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखें शिक्षा कक्ष में थी, जहां उसके शिक्षक उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने दिल की धड़कनों को सुनता था, जो तेज होती जा रही थी। वो जानता था कि आज उसकी आखिरी शिक्षा होगी, आज वह सच्चाई को खोजने का प्रयास करेगा, और अगर उसे मार दिया जाए तो भी वह अपने जीवन को समझने की कोशिश करेगा। वो अपने जैकेट को छोटा करने की कोशिश करता था, जिससे उसके हाथों में छुपाया गया चाकू स्पष्ट दिखाई दे। वो एक आखिरी बार अपने शिक्षकों को देखता था, जिन्होंने उसे इस दुनिया में लाने का प्रयास किया था, और फिर वह चल दिया अपने जीवन को बचाने के लिए। कुछ समय से उसकी आंतरिक दुनिया में एक चेतना की आवाज उठती रही, जो उसके जागरण के बाद से उसके साथ हमेशा रहती थी। यह बार बार प्रकट होती और फिर गायब हो जाती, लेकिन इस बार वह अधिक तीव्र थी, जैसे कि एक चेतावनी की घंटी। उसने सोचा, यह पहली बार नहीं है जब मैंने उनकी आवाज सुनी है। वह अपने आप को शांत और नियंत्रण में रखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनिश्चितता की चमक थी। उसने देखा कि 3 लोग उसके पीछे चल रहे हैं, जिनकी गति धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कि वे किसी महत्वपूर्ण मिशन पर निकले हों। उन्हें लगता था कि यह उनका पहला अभियान नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षित टीम का हिस्सा है। मैं जानता हूं, वह सोचा। मैंने उनकी चपलता और गति को 6 ब्लॉकों तक गिना है, लेकिन उसकी आवाज में एक शांति थी, जैसे कि वह अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। आप शांत रहें, कोई समस्या नहीं है, वह सोचा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अनिश्चितता थी, जैसे कि वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कैलर की आंखें चमक रही थी, लेकिन वे डर के बजाय शांति से भरी हुई थी। वह एक ऐसा इंसान था जो अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखता था। उसकी मुस्कुराहट एक पतली और अस्थिर थी, जो उसकी आंखों को नहीं छू पाती थी। यह एक संकेत था कि वह शायद ही कभी खुश होता है, लेकिन आज उसे लगता था कि वो अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखता है। वह दीवार से धक्का देकर चलने लगा और गली में अंधेरा हो गया। गली की दीवारें ऊंची और लंबी थीं, जिन पर चमकती हुई नीली रोशनियां लगी हुई थीं। उनकी रोशनी से गली में एक अजीब सी शामत आ गई थी, जो कैलर की शांति को और भी बढ़ा रही थी। वह धीरे धीरे चलने लगा, अपने पैरों को जमीन पर रखकर और अपने हाथों को अपने शरीर के साथ मिलाकर। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन यह एक शांति भरी धड़कन थी, जो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। वह गली के अंत तक पहुंच गया, जहां एक बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर लिखा था, कोई जाने नहीं, लेकिन कैलर ने उसे पढ़कर भी आगे बढ़ दिया। वह एक अजीब सी जगह में प्रवेश करने के लिए तैयार था, जहां शायद ही कभी कोई जाता हो। केल की हथेली एक झटके से उठी, हमलावर का हाथ पकड़ लिया। विद्युत के तेज बिजली के प्रकाश ने उसकी हथेली से छलककर हमलावर को चपेट में लगाया। जोरदार झट की आवाज ने हमलावर को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया, जैसे कि वह एक विद्युतीय धारा से छलक गया हो। उसकी मांसपेशियां लंबे समय तक टाइट रहीं, जैसे कि उन्हें कोई शक्तिशाली ताकत ने पकड़ रखा हो। केल ने उसे एक दीवार पर पटका और वह एक घातक क्रंच की आवाज में गिर गया। पहला हमलावर ज्यादा समय तक नहीं टिक सका, लेकिन दूसरा हमलावर बाएं से आया और उसके हाथों में 2 तेज तलवारें घूम रही थीं। वे एक दूसरे को चीरती जा रही थीं, जैसे कि वे एक प्राकृतिक शक्ति से भरी हुई हों। कुछ समय पहले की बात है, जब कैल ने अपना हाथ उठाया, गुरुत्वाकर्षण उसके प्रति एक अजीब सी शक्ति को गति देने लगा। हमलावर ने ठीक उसी समय हवा में उछलना शुरू कर दिया, जैसे वह जल के भीतर तैर रहा हो। उनके तलवारें धीमी होती गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या क्या, वे बोले, लेकिन फिर से अपने शब्दों को पूरा नहीं कर सके। कैल ने दूरी कम करनी शुरू कर दी और हमलावर के छाती में अपनी जांघ मारी। यह एक ऐसी चोट थी जिससे वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें फूल गईं और उनका शरीर एक अजीब सी गति से हिलने लगा। कैल ने उन्हें देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई जोश नहीं था, केवल एक अजीब सी उदासी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी भी तरह से समाप्त होने वाली न थी, और कैल ने अपने आप को इस प्रक्रिया में फंसने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी शुरू कर दी। क्रैक हो गए रिब्स। हमलावर ने झुककर गहरी सांस ली।
दो को मारा गया, लेकिन तीसरा पीछे से। केल ने पलटा, पर समय नहीं था। दर्द ने उसके पिछले हिस्से पर हमला किया। एक तलवार ने उसे रिब्स के बीच में पकड़ ली, जो तेजी से मारने के बजाय उसकी दृष्टि को सफेद गर्म दर्द से भर देती। वह अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश करता है, पर वास्तविकता धुंधली होती जा रही है। वह अपने पैरों को जमीन पर रखकर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर दर्द ने उसे एक ऐसे माहौल में डाल दिया है जहां हर चीज धुंधली और अस्थिर लगती है। वह अपने आप से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, पर उसके दिमाग में कोई उत्तर नहीं आता। वह अपने शरीर को जमीन पर गिरने की अनुमति देता है और धुंधली वास्तविकता के साथ साथ वह भी धुंधला होता जाता है। क्याल को अपनी असफल जागृति से अभी भी कड़वाहट है। वह अभी भी एक द्वितीय आदेश प्राप्त करने वाले भाई का अपमान दूर करने के लिए अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा था। सेबास्टियन, कैल ने फुसफुसाया, जिसमें उसके मुंह के कोने में खून बुलबुला हो गया। नहीं, खुद नहीं कर सका। सेबास्टियन ने जवाब दिया, अपनी आंखों में एक पलटवार के साथ। वो चाहता था, वह जानता था कि उसके भाई ने उस पर भरोसा नहीं किया होगा। उसने सोचा कि यह उसकी गलती है और अब वह इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार जब वह अपने आप को पूरा करने की कोशिश करता, तो वह एक छोटे से बच्चे की तरह महसूस होता, निराश, अकेला और असफल। उसके आसपास का वातावरण भी उसे दुखी कर रहा था। एक गहरी और ठंडी हवा थी जो उसके शरीर में ठंडक ले आती थी। वह अपने हाथों से गर्म कपड़े पकड़कर उन्हें अपने चेहरे पर रखता, लेकिन यह केवल थोड़ी देर के लिए आराम करता था। फिर वह फिर से ठंड महसूस करने लगता था। उसकी आंखें भी उसे दुखी कर रही थी। वे एक पल में चमकती हैं और अगले पल में धुंधली हो जाती हैं। वह अपनी आंखों को बंद करके उन्हें शांत करने की कोशिश करता, लेकिन यह भी असफल रहता। उसकी सांसें तेज और तेज होती गई और उसका दिल धड़कने लगता था। वह जानता था कि वह जल्द ही अपने आप पर नियंत्रण खो देगा, लेकिन वह इसे रोकने की कोशिश करता रहा। काले रंग की चट्टानों से घिरा हुआ एक विस्तृत पहाड़ी शिखर था, जो आकाश में उग्र और शक्तिशाली दिखाई देता था। धुंधली रोशनी में छाया होने के बावजूद यह स्थान एक अजीब तरह की शांति और शीतलता को प्रसादित करता था। कैल ने अपनी आंखें खोली, जो अब चांदी के रंग की चमक रही थी। उनके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी, जिस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। वह एक बार फिर से अपनी आंखें उठाकर देखा और उसे महसूस हुआ कि वो अब केवल एक शरीर नहीं रह गया है, बल्कि एक आतंकित आत्मा भी। तुम्हें और लोगों को लाना चाहिए था, उसने सिर्फ इतना कहा। फिर उसकी आंखें एक अनजान जगह पर चली गईं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे तोड़ दिया। एक अजीब सी शीतलता ने उसके अंदर प्रवेश किया और वह महसूस करने लगा कि वो अब अपने आप में नहीं रह गया है। मैं अंधकार प्रणाली हूँ। मेरा अस्तित्व आपके भीतर छुपा हुआ एक टुकड़ा है जो अब मुझसे जुड़ गया है, और मैं यहाँ आया हूँ कि आप जीवित रहें। आपकी आत्मा की गहराई में सुनकर मैंने महसूस किया कि आपकी आत्मा को एक ऐसा डर छुपा हुआ है जिसे वह खुद नहीं समझ सकती। यह डर आपके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था और फिर आप अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते थे। लेकिन यह एक खतरनाक विकल्प था, क्योंकि अगर आप असफल होते तो आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। मैंने इस विकल्प को चुना। मैंने अपनी शक्तियों को आपकी आत्मा में डाला और फिर आप एक नए दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन यह एक कठिन समय था। आपकी आत्मा को बहुत दर्द हुआ और मुझे आपके साथ रहना पड़ा। मैंने आपकी हरकतों पर ध्यान दिया और मैंने महसूस किया कि आप एक खतरनाक व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने भी महसूस किया कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने भी महसूस किया कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने भी महसूस किया कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने भी महसूस किया कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने भी महसूस किया कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज से नहीं हिचकिचाते। और यही कारण था कि मैं आपके साथ आया, ताकि आप जीवित रह सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। केल की हथेली ने गति प्राप्त की। विद्युत का एक शक्तिशाली प्रवाह उसके हाथ से निकला, जो पहले की तरह नहीं था। यह एक लक्षित और नियंत्रित ऊर्जा का प्रवाह था, जो महिला के दिल के ठीक ऊपर लगा। इस हमले से वह पीछे की ओर उछल गई, जैसे कि हवा में फेंकी गई एक पत्थर। उसकी आंखों में चौंकाहट और दर्द की भावनाएं दिखाई दी, लेकिन वह जल्द ही अपने आप पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके हाथ में अभी भी विद्युत का एक हल्का सा तार दिखाई दे, जो उसके मन की भावनाओं को दर्शाता था। वह अपनी आंखों में एक चिंतित और उत्सुकतापूर्ण निगाह से महिला की ओर देख रहा था, जैसे कि वह उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। उसके आसपास का वातावरण शांत और शीतल था, जैसे कि एक ठंडी हवा ने आकर उसे शांति से भर दिया हो। वह अपने आप को इस प्रकार के माहौल में बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था, जैसे कि वह अपने घर में हो, जहां वह आराम और शांति से बैठ सकता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक चेतना और तैयारी की भावना दिखाई दे, जो उसे यह याद दिलाती थी कि वह अभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित है और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह डरा ही जाना चाहिए था, वह गंभीरता से भयभीत होना चाहिए था, विनाश के घोर आतंक से। लेकिन उसके मन में शांति थी। 2 वर्षों से, शायद अपने दोनों जीवनों में, उसकी आंतरिक यात्रा में पहली बार शांति थी। वह पूर्णतः चित्त चेतन था, अपने आप को समझने के लिए तैयार। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसे अपने आप से बात करने की अनुमति मिल गई थी। वह अपने भीतर की गहराइयों को समझने के लिए तैयार था, अपने जीवन के अर्थ को खोजने के लिए। उसका दिमाग अब शांत था और उसे यह महसूस हुआ कि वह एक नए मार्ग पर खड़ा था। वह अपने आप से पूछ रहा था, क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में जी सकता हूँ? उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके हृदय में एक नए जीवन की आशा थी। वह अपने आप से बात कर रहा था, अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार। वह अपने जीवन के अर्थ को खोजने के लिए उत्साहित था और उसकी आत्मा अब खुली हुई थी। वह प्राचीन वन के मध्य में एक शांत और सुन्नतापूर्ण वातावरण में बैठा था। उसकी आंखें भारी से दिख रही थीं, जैसे कि उसके मन में कोई भारी बोझ हो। वह अपने सिर के नीचे एक चादर को फैलाया हुआ था,
जो उसके पूरे शरीर को ढकता था। हवा में एक हल्की ठंडक थी, जैसे कि सर्दियों की रातों में। वह अपनी आंखें बंद करके उस सुगंधित हवा का आनंद ले रहा था, जो उसके आसपास फैली हुई थी। उसके दिल की धड़कनें धीमी और शांत थीं, जैसे कि वह एक शांत नदी के किनारे बैठा हो। उस समय उसके मन में केवल यही चिंता थी कि वह जीवित रहे। वह अपने भूतकाल को भूल गया था और वास्तविक दुनिया से बेखबर। बस यही एक प्राथमिकता थी जो उसे चलने की प्रेरणा दे रही थी। वह उसे देखकर कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। कृपया मुझे मेरी बेटी को बचाने दें, वह चुपचाप कह रही थी, अपनी आंखों में एक अद्वितीय भाव से भरी हुई। इसका अर्थ यह था कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था और वह जानती थी कि अगर उसे मार दिया गया तो उसकी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पूरे जीवन में कई बच्चों को मार डाला था और अब उसकी बेटी उसी राह पर चल रही थी। लेकिन यह सच था कि उसकी बेटी एक विरासत की हत्यारा बनने के लिए तैयार हो रही थी, जिसने पहले भी कई जानें ली थीं। अगर वह उसे मारने से बचाता तो यह बस एक देर का आनंद होगा और उसकी बेटी फिर भी अपने पिता की विरासत को पूरा करेगी। तो तुम्हारी बेटी वह क्या कहते हैं? वह कौन सी है जिसको तुम दिल से प्यार करते हो? मेरी बेटी का नाम अरिया है, ये सच्चाई है। कृपया मुझे अपनी बेटी के विषय में बताएं। वह इतनी छोटी और सुंदर है जैसे प्रकृति ने खुद इसे बनाया हो। उसकी आंखें चमकती हैं जैसे रात की तारों को देख रही हों और उसकी बालें जैसे फूलों की सुगंध छोड़ते हैं। वह मेरी सबसे बड़ी खुशी है और मैं अपने पूरे जीवन में उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह सच्चाई भी है कि मैं उसको खोने के डर से बहुत परेशान हूँ। वह इतनी छोटी है और जीवन भर के लिए इतना अधिक प्यार करना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपनी बेटी को खोने के डर से नहीं भाग सकता, क्योंकि वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। मेरी जान के लिए मैं तुम्हारा वध करने को मजबूर हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझ पर दबाव डाला है और अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो वे किसी और को भेज देंगे और फिर कोई और किसी और को, जब तक मैं मर जाऊं। मेरे हाथों में तुम्हारा धड़कन भरा था। यह एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा करता था, जहां मेरे परिवार की रक्षा के लिए मुझे हर समय संघर्ष करना होगा। मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो वे मुझे अकेला छोड़ देंगे और फिर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां शक्ति केवल रक्तपात से प्राप्त होती है, लेकिन मैं इसे अपने परिवार की रक्षा के लिए सहन करूंगा। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि मैं इस दुनिया के नियमों को समझ गया हूँ। लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तुम्हारी आंखों में एक दर्द था, जैसे कि तुम्हारी आत्मा मर रही हो। वह जल्दबाजी में दौड़ रही थी, डर के मारे सिहर रही थी। मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन जीवित रहने के लिए भी मुझे खेद नहीं है, उसने कहा। अपने साथियों को मारने और मिशन को पूरा करने के बाद वह घबराहट में थी। अलविदा, केल ने शोरहाली में फुसफुसाया। आकाश में वज्रपात जैसी चमक दिखाई दी और महिला एक बार झटकेदारी के बाद शांत हो गई। यह एक सुरक्षित प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन उसकी तेज आंखें अभी भी मुड़ रही थीं। वह जानती थी अपने जीवन का अंतिम पल नजदीक है। मैंने इसे कर दिखाया, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, और धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगीं। कैल ने अपनी घुटनों पर बैठकर शव को देखा। वह पहले भी मार चुका था, परिवार की प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। उसकी आंखें शव के चेहरे पर जमी रह गईं, जैसे वे एक अनजान व्यक्ति को देख रहे हों। वह अपने आप से सवाल करता था, क्या यह सही था? लेकिन उसकी आंखें उसे बताती थीं कि यह सही था। उसकी आत्मा ने इसे सहन कर लिया था और अब वह शांत था। परिवार के प्रशिक्षण ने उसे सिखाया था कि मृत्यु एक आवश्यक हिस्सा है, जो जीवन की वृद्धि को बढ़ावा देता है। कैल ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति की भावना ने उसे घेर लिया। उसके चारों ओर शांति थी, जैसे एक संगीतमय हवा ने उसे घेर रखा हो। वह अपने आप में खो गया और समय की धारणा बदल गई। उसकी आत्मा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही थी और वह जानता था कि यह एक नए युग की शुरुआत है। उसकी आंखें फिर से खुली और वह अपने आसपास के वातावरण को देखा। वह एक नई दुनिया में था, जहां आत्माओं की बातचीत होती थी और जहां जीवन की गहराई को समझने की आवश्यकता थी। पूर्ण परिवार का एकमात्र महत्वपूर्ण नियम यह है कि जीवन की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को सुरक्षित रखना। कैल ने खड़े होकर थोड़ा झुकना शुरू कर दिया। उसके पीछे के घाव में दर्द बढ़ रहा था। वह उसे ठीक करने की जरूरत थी, इससे पहले कि रक्तस्राव उसे बेहोश कर दे। उसने गली को देखा। यह एक अन्यायपूर्ण और विकृत स्थान था, जिसमें खाली प्लास्टिक के डिब्बे, फटे हुए कपड़े और तैरते हुए धूल के कणों ने हवा भर दी। वहां की बदबू इतनी गहरी थी कि यह उसके सांस लेने में भी समस्या पैदा कर रही थी। कैल को लग रहा था जैसे वह एक विशाल और अंधकारमयी दुनिया में फंस गया हो, जहां हर कदम पर खतरा छुपा हो। उसके पास सिर्फ अपनी बुद्धि और तेजी थी, जो उसे इस घनघोर अनिश्चितता में भी एक अंशकालिक आशा देती रही। वहां की चारों ओर की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें छूकर ऊपर पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन कैल ने अपनी आंखों में एक संकल्प भरा, जो उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो। 3 शव निचले जिलों में गैंग उन्हें सूर्योदय से पहले खाली कर देते थे। किसी को भी प्रश्न नहीं पूछना पड़ता। सिस्टम कहा, उसने बोला। हाँ, कुछ समय के लिए चुप रहा। फिर, मैं वह टुकड़ा हूँ जो तुम्हारे आत्मा से अलग हुआ था जब तुम मर गए। एक शांति और एक खालीपन। यह शहर एक बड़े पलाश के पत्तों की तरह था, जिसके हर पत्ते पर एक कहानी छुपी हुई थी। सड़कें धुंधली रोशनी में चमक रही थीं, जैसे कि वह अपने आप में एक जीवित प्राणी हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि वह अपने अंदरूनी युद्ध को दबाने की कोशिश कर रहा हो। वह एक छोटे से कमरे में खड़ा था, जहां हर चीज उसके लिए एक यादगार थी। एक पुराना फोन जिस पर उसकी माँ ने उसे पहली बार बात की थी, एक फूलदान जिसमें उसकी पत्नी ने उसे पहली बार गुलाब दिया था। वह अपने आप से पूछ रहा था, क्या यह सच है? लेकिन उसके मन में कोई उत्तर नहीं था। वह एक शांति और एक खालीपन महसूस कर रहा था, जैसे कि वह अपने आत्मा से अलग हो गया हो। मैं तुम्हारी पूर्वाग्रहों को भुला देने वाली वह शख्सियत हूँ, जिसने अपनी याददाश्त में से कई चीजें भूल दी हैं। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा इस दुनिया से उड़ जाती है, तब मैं वैसे ही खो जाऊंगा।
जानते हो कि मेरा अस्तित्व क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी उस भूलती भुलाल आत्मा का एक अंश हूँ, जिसने अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने की कल्पना छोड़ दी थी। कभी-कभी मैं अपने दोस्त को देखकर सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है। जब वे दुखी होते हैं तो मेरा दिल भी दर्द करता है और मैं उनकी खुशियों के लिए तरसता रहता हूँ। हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और जब एक को दुख होता है तो दूसरा भी उसके साथ है। मैंने उनकी आंखों में देखा और वहाँ एक अजीब सी चिंता थी, जैसे वे अपने आप पर ही सवाल उठा रहे हों। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, मैंने कहा। उनकी आंखें मेरी ओर उठी और मैंने देखा कि वे एक अजीब सी जगह पर खड़े थे, जैसे वहाँ कोई भी न हो। शेडो शॉप, बिगनर टीयर, उन्होंने कहा, और मुझे लगा कि यह कुछ ऐसा है जो वे पहले कभी नहीं देखा होगा। एक छोटा सा पट्टा उनके सामने उड़ रहा था, जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे। माइनर हीलिंग पिल -25 एसपी, माना रिस्टोरेशन क्रिस्टल -75 एसपी, तकनीक ग्रेविटी स्टेप -150 एसपी, तकनीक लाइटनिंग पाल -200 एसपी। यह देखकर मेरे मन में एक अजीब सी खुशी हुई, जैसे कि वे मुझसे कह रहे हों कि वे मेरे साथ हैं। वे सोचते हैं कि सेबास्टियन शायद मेरी मृत्यु की पुष्टि के इंतजार में बैठा होगा। वे सोचते हैं कि मार्कस ने, जिसने इस हत्या को समर्थन दिया था, अब यहाँ खड़ा होगा। वह सोचते हैं कि प्राचीन हर जगह छाया डाल रहा है, सब कुछ देख रहा है। वे मुझे मरने की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मेरे मन में एक अजीब सी शांति है, जैसे कि मैं उनकी योजनाओं को फुसला दूंगा। वे अपने खेल में हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं हूँ, मैं उनसे कहीं परे। मेरी आत्मा एक छोटी सी चिड़िया की तरह है जो उड़कर भागने की तैयारी कर रही है। मैं अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। वे मुझे तोड़ना चाहते हैं और अब मैं एक ऐसा हथियार लेकर आया हूँ जो वे देख नहीं सकते। सही, अब खुद को ठीक करो और आगे बढ़ो। जल्दी गिरोह इस क्षेत्र में भीड़ लगाएगा। केल ने छोटा उपचार पिल चुना। एक छोटा सा काला टैबलेट उसके हाथ में उत्पन्न हुआ। वह अपने हाथ में टैबलेट को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने जल्दी से उसे अपने मुंह में डाल लिया। गहरी सांस भरते हुए वह टैबलेट का प्रभाव महसूस करने लगा। उसके शरीर में एक गर्मी और ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे कि उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो। वह अपने आप को ठीक कर रहा था, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान था। जल्द ही उसे और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वह अपने आसपास के वातावरण को देखकर महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है, बस एक खाली और शांत जगह। लेकिन वह जानता था कि जल्द ही यहाँ भीड़ लगेगी और उसे अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहना होगा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह की भावना थी, जैसे कि वह कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार हो। वह अपने आप को यहाँ छोड़कर चलने के लिए तैयार था, लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज उठ रही थी, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? वह उसे सूखा निगल गया। अपने पीछे लगी चोट को ठीक होते देखकर उसके शरीर में गर्मी फैलने लगी। सिस्टम, उसने कहा, मरे हुए लोगों के पार जाते हुए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं जिस महिला को ढूंढ रहा हूँ वह कौन सी है? एक लंबी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने कहा, महिला जो आप ढूंढ रहे हैं वह शायद एक सुरक्षित स्थान पर गई होगी, लेकिन आपको उसे ढूंढने के लिए पहले यहाँ की स्थिति समझनी होगी। उसने कहा, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ कई चीजें हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। एक पुराना रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाएगा, और फिर भी कुछ और चीजें हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं जहां आप महिला को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कई चुनौतियों का सामना करना होगा। उसने कहा, आपको यह समझना होगा कि यहाँ क्या हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, तभी आप महिला को ढूंढ पाएंगे। वॉन एस्टेट की राहों पर एक नवीन दिन की शुरुआत हुई। पूरे शहर में एक अजीब सी शांति थी। हवा में ठंडक का एहसास होता था, जैसे किसी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हों। केल ने अपने पैरों पर खड़े होकर सोचा, आज का दिन अलग होना चाहिए था। पहली हत्या के बाद मुझे लगता था कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह नहीं बदला। मैं अभी भी वही व्यक्ति हूँ, जो अपने पिता की गोली से मरने के बजाय उसे मारने के लिए मजबूर था। केल ने अपने दिल की धड़कनों पर ध्यान केंद्रित किया, जो अभी भी तेज थे, जैसे उनका दिल उनके पास ही घूम रहा हो। वह सोचता था, क्या मैं सचमुच बदल सकता हूँ? क्या मैं अपने पूर्वजों की नस्ल को छोड़कर एक नया जीवन शुरू कर सकता हूँ? लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह अपने आप पर ही सवाल उठा रहा हो। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर शहर को घूमने का फैसला करता है और अपने अगले लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ता है। कालांतर में एक छोटा सा घाव जो पूरी रात में ही पूरी तरह से बंद हो गया, अब केवल एक पतली लाल रेखा के रूप में दिखाई देता था। शेडो पॉइंट्स की हर एक बूंद की कीमती थी। सिस्टम, वह चुपचाप बोला। स्थिति, कैल वॉन, उम्र 14 वर्ष, क्षेत्र माना संग्रहण रैंक 5, आत्मगौरव 99% शेडो पॉइंट्स 404 शक्तियां, भार गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण नौसिखिया एथाई, प्रगति बिजली का नियंत्रण नौसिखिया आई, प्रगति भावनात्मक संवेदनशीलता जन्मजात, निष्क्रिय कौशल आधारित आत्म अवशोषण प्रतिक्रियाशील, मृत्यु के दौरान टुकड़े अवशोषित करें, उपलब्ध अभियान, मुख्य अभियान, अपनी परीक्षा पूरी करें, परिवार आपको स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा मानता है, अपने अगले हत्या की कोशिश से बचें और अपने हमलावर को मारें। स्थिति पूर्ण, इनाम 500 शैडो पॉइंट्स, आत्मा भाग बडस्ट बोनस, हमलावर के मरने वाले भावनाओं को अवशोषित करें। नई यात्रा अनलॉक की गई। टूटी हुई महिला, एक बच्चा आपके हाथों से विधवा हो गया है। आप अपने पिछले स्वयं पर विचार करते हुए अपने जीवन में एक नए युग की शुरुआत करने की इच्छा रखते हैं। आपको लगता है कि यह समय आ गया है कि आप अपने अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन आपके मन में एक अजीब सी खामोशी बनी रहती है, जैसे कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो। आप अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देते हुए एक अजीब सी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति आपके चारों ओर के वातावरण को बदलने और नए अवसरों की तलाश करने की इच्छा को दर्शाती है।
है। आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देते हुए उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह आपको एक नए युग में प्रवेश करने और अपने जीवन को बदलने का अवसर प्रदान करता है। वह प्रणाली सहायक थी, लेकिन यह पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी। वह एक-एक करके रहस्यों और आधी-आधी सच्चाइयों को बोलता था, हमेशा उसे उन विकल्पों की ओर धकेलता जो पहले से तय होते थे। लेकिन उसके दिल में एक दर्द, वह महसूस करना जब महिला ने अपनी बेटी का नाम कहा था, वह प्रणाली सही नहीं थी। यह एक अजीब और अनिश्चित भावना थी, जैसे कि वह एक सपने में हो। उसके आसपास का वातावरण भी अजीब था। कमरे की दीवारों पर धुंधली रोशनी थी और हवा में एक अजीब गंध थी। वह महसूस करता था जैसे कि वह एक अनजान जगह पर हो। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन प्रणाली ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिए। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें वह अपने आप को विश्वास करना चाहता था, लेकिन उसके मन में शंका थी। वह जानता था कि प्रणाली सहायक है, लेकिन वह भी जानता था कि यह एक अजीब और अनिश्चित दुनिया है। वह अपने आप से कह रहा था, क्या मैं वास्तव में यह सब कर सकता हूँ? कैल के लिए ट्रेनिंग हॉल में प्रवेश करना एक विशिष्ट अनुभव था। यहाँ जहाँ वॉर्न परिवार की शक्ति और सम्मान को साबित करने के लिए लड़ाई की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ हर किसी की नजरें उस पर टिक गई। यह एक ऐसा माहौल था जहाँ भावनाएं और शक्ति का खेल होता था। कैल के पिता वॉरेन ने उसे हमेशा सिखाया था कि कैसे अपनी कमजोरियों पर काबू पाना है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग हॉल में वह जानता था कि उसकी असली क्षमताएं और वास्तविक शक्ति क्या है। उसे पता था कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने आप पर विश्वास करना और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना, यही उसकी असली ताकत है। ट्रेनिंग हॉल में हर किसी की आंखें उस पर टिकी रहती, जैसे कि वे उसकी भावनाओं और शक्ति को समझना चाहते थे। वहां जहां वॉरेन ने उसे सिखाया था, वहां अब कैल अपने आप को पूरी तरह से ढालने के लिए तैयार था। उसकी आंखें ट्रेनिंग हॉल में घूमती रहीं, जैसे कि वे हर एक कोने और हर एक चीज को देख रहे हों। वहां जहां शक्ति और भावनाएं एक दूसरे से लड़ती थीं, वहां कैल अपनी असली पहचान बनाने के लिए तैयार था। कुछ शब्द उसकी बात को बीच में ही रोक देते थे। शरीरों का सूक्ष्म परिवर्तन, जिससे उसे जगह मिल सके या फिर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो सके। वह अपने पिता के बारे में सोचता था, जो उसे देखकर आश्वस्त होते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे कि वे उसके भविष्य को पढ़ सकते थे। वह अपने भाइयों के बारे में सोचता था, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। उनकी आंखों में एक ठंडक, जैसे कि वे उसके प्रति उदासीन हो गए थे। वह अपने आप को देखता था, जो अब एक अलग व्यक्ति बन गया था। उसकी आंखें बदल गई थीं, जो पहले से अधिक चमकदार और तेज थीं। वह अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता था, जो बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे कि कुछ नया और अनजान। वह अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करता था, जो अब अधिक ठोस और विश्वसनीय थी। वह अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देखता था, जो पहले से अधिक आशावादी और उत्साहित था। उसके मन में एक अजीब सी शांति, जैसे कि वे सब कुछ ठीक हो गया हो। सेबास्टियन यहाँ है, सिस्टम ने ध्यान दिया। तीसरी मंजिल का गैलरी। वह आपको देख रहा है। केल ने ऊपर नहीं देखा। वह अपने भाई की जागरूकता की तरह, एक ठंडी जगह की तरह अपने गर्दन पर महसूस कर सकता था। वह डर गया। सिस्टम ने जारी रखा, यहाँ इस गैलरी में शांति और तनाव का एक अजीब संयोजन है। दीवारों पर पेंटिंग्स के चित्र हैं, लेकिन वे केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं। केल की आंखें इन चित्रों पर नहीं जा रही थी, बल्कि सेबास्टियन की ओर। वह अपने भाई को देख सकता था, लेकिन वह उसकी आंखों में कुछ नहीं देख पाया। यह एक अजीब और डरावना अनुभव था। केल ने अपने आप को सेबास्टियन की जागरूकता से बचाने के लिए अपने हाथों को फैला लिया, लेकिन वह नहीं मिला। यह एक ठंडी और खाली जगह थी, जहां कोई भी उपस्थिति महसूस नहीं कर सकता था। केल ने सोचा कि शायद वह अपने आप ही देख रहा है, लेकिन फिर उसने सेबास्टियन को देखा, जो उसकी ओर आ रहा था। यह एक अजीब और डरावना अनुभव था, जैसे कि वह अपने भाई के साथ एक अज्ञात दुनिया में खड़ा हो। Mayo ari jugla ihala tisosho ari wala esho ari jugla तयशो ari wala केल की ओर से आवाज आई, गहरी, गुंजायमान, आदेशपूर्ण, वह प्रकार की आवाज जो सैनिकों को ध्यान देने और राजाओं को अपना सर झुकाने के लिए मजबूर करती है। केल ने मुड़कर देखा। मार्कस वॉर्न दरवाजे पर खड़े थे, उनके बाहें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। उनकी विशाल आकृति कमरे को भर गई थी। उनका चेहरा गहराई से धुंधला हो गया था, जैसे कि उन्होंने अपने भीतर की बातें छिपाने के लिए एक पर्दा डाल दिया हो। उनकी आंखें गहरी, चमकदार और विश्वासपूर्ण थीं। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो सबको आकर्षित करती थी। केल ने अपनी आंखें उठाईं और मार्कस की ओर देखा। वहां से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन केल को लगा कि मार्कस ने उनकी बात समझ ली है। उनकी आंखों में एक विशेष अर्थ था, जैसे कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कह दिया हो। केल को अपने आप पर हंसी आई और वह सोचता रहा कि मार्कस ने क्या कहा होगा। उनकी आवाज अभी भी कमरे में गूंथी जा रही थी, एक ऐसी ध्वनि जो सबको अपनी ओर खींचती थी। केल ने सोचा, शायद यह समय आ गया है जब वह अपने पुराने दिनों को याद करे। उनकी आंखें मार्कस की ओर उठी और उन्होंने एक विशेष अर्थ को महसूस किया। यह एक ऐसा समय था जिसमें सब कुछ बदलने वाला था। केल ने सोचा, शायद यह उनकी आखिरी बात होगी। चौथा भाई, माना हृदय क्षेत्र, परिवार का सोने का लड़का, बल की ताकत। वह जो हमला का समर्थन करता था, उसे मैंने सोचा। भाई, केल ने शांति से कहा, प्रशिक्षण के लिए यहाँ हूँ। मार्कस के होंठ एक मुस्कुराहट में बदल गए, जो उनकी आंखों में नहीं पहुंची। वह अपने पैरों पर खड़ा था, एक विशाल आकार। उसका चेहरा गहरे भूरे रंग का था और उसकी आंखें सुनहरी थी। वह एक शिकारी की तरह दिखता था, जो अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए तैयार है। मैंने उसे पहली बार देखा था और मुझे लगा कि वह एक विशाल भालू है, जो अपने शिकार की तलाश में है। परंतु जब उसने मुझे देखा, तो उसकी आंखों में एक चिंतित प्रकाश दिखा और मैंने महसूस किया कि वह वास्तव में मेरा भाई है, जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए यहाँ आया है। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द था, जैसे कि वह अपने पिता की मृत्यु का दुख सहन कर रहा हो। मैंने उसे संभाला और कहा, भाई, तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारे परिवार को खतरा है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपने पिता की याद में एक भावुक आवाज में कहा, मैंने उन्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे दिल में एक गर्मी फैल गई और मैंने महसूस
महसूस किया कि हमारे बीच एक गहरा भाई बहन का प्रेम है। मेरे कानों में एक घटना की खबरें आ रही थीं। 3 हमलावर, यह सच है ना? निचले जिलों में तुम्हारी रात वास्तव में बहुत ही दिलचस्प रही लगता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई चोट का निशान नहीं है, यह एक आश्चर्यजनक बात है। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ हुआ होगा, लेकिन लगता है कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वस्थ हैं। तुम्हारी आंखें अभी भी उस घटना के बाद की थकान से भरी हुई हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब तरह की शांति भी दिख रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी स्थिति में फंस सकते हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास एक अजीब तरह की शिक्षा है, जो तुम्हें इस तरह की परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने की अनुमति देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे समय पर तुमसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन लगता है कि यह एक अच्छा अवसर है, जो हमें एक दूसरे के प्रति और भी करीब लाने का मौका देता है। मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, ताकि हम इस घटना के बारे में और ज्यादा बात कर सकें। कैल ने दबाव का अनुभव किया। मार्कस की शक्ति ने उस पर दबाव डाला। यह एक प्रयोग था, एक वर्चस्व की खेल। सिस्टम ने कहा, तुम्हारी प्रगति छुपाई नहीं, या तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तकनीक क्षमताओं पर विश्वास कम होने लगा, उसे आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक भाव स्पष्ट हुआ, माइनस घबराहट, गुस्सा और निराशा। वह अपने आप से कह रहा था, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मार्कस। क्या तुम मुझे सचमुच डराने की कोशिश कर रहे हो? कुछ समय पहले एक छोटे भाई को अपनी प्रैक्टिस करने का मौका दिया गया था। वे उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक को देख सकते थे, लेकिन जब बड़े भाई ने उस पर ध्यान दिया तो वह अपनी प्रैक्टिस करने से रुक गया। उनका गुरुत्वाकर्षण दबाव कम होने लगा, जैसे कि वे हवा में उड़ रहे थे। बड़े भाई ने उस पर ध्यान दिया और कहा, अपनी प्रैक्टिस करो छोटे भाई, हम तुम्हारी प्रगति पर नजर रखेंगे। लेकिन जब वे चले गए तो केल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह एक ही स्थिति में था, जैसे कि समय रुक गया हो। उसकी प्रैक्टिस डमी अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। यह एक अजीब और अविश्वसनीय दृश्य था, जैसे कि समय की गति रुक गई हो। केल ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह अभी भी उसी स्थिति में था। उसके चेहरे पर एक अजीब और अनिश्चितता का भाव था, जैसे कि वह अपने आप से ही लड़ रहा हो। वह तलवार उठाता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। रात के समय निचले जिलों में अरिया नाइटशेड को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन वॉन परिवार की खुफिया नेटवर्क तक पहुंचना संभव हो गया था। एक टर्मिनल जो ग्रंथालय में रखा गया था, वहां से उन्होंने अरिया के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके दादाजी ने उसे एक छोटे बच्चे के रूप में उठाया था और वॉन परिवार ने उसे अपने साथ रखा था। लेकिन अरिया को यह भी पता था कि वह वास्तव में कौन है, और उसके पास जो भी था वह उसके असली पिता का था। वह एक विशेषज्ञ हत्यारा था, जिसने अपने जीवन काल में कई लोगों को मारा था। अरिया ने उसे अपने गुरु के रूप में देखा था और उसने उसकी हर चीज सिखाई थी। लेकिन अब वह एक नया लक्ष्य रखता है और वह अरिया को ढूंढने के लिए तैयार। वह सिस्टम ने उसे एन्क्रिप्शन की जैसे बच्चों का खेल था। गिल्ड ऑर्फेनेज सेक्टर 6 यह वह था जहां विरासत के बच्चों को अपने माता पिता की मृत्यु पर मिशनों में जाने पर भेजा जाता था। उन्हें ट्रेन, शिक्षित और अंततः प्रवेशित किया जाएगा। वह सोच रहा था वे उसे उसकी माँ में बदल देंगे, क्योंकि वे ऐसा करते हैं। उन्होंने उसकी उम्र को चुना और उस पर एक मिशन की योजना बनाई। यह उसकी पहली बारीकी से छेड़छाड़ थी। वह जानता था कि अगर वे इसे करते हैं तो वह अपने पूर्वजों की तरह बन जाएगा, परिवार, जाति और सभी निर्देशित सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार। उसके चेहरे पर एक भयानक भावना थी, जैसे वह उस दिन में फंस गया हो जब उसने अपने प्रेमी को खो दिया। तब उसकी उम्र में सिर्फ 5 वर्ष थी। अब वे उसे अपने पूर्वजों की तरह बनाने जा रहे हैं। यह एक भयानक विचार था। वह महसूस करता था कि उसकी आत्मा मरने लगी है और वह अपने आसपास के हर एक चीज से कट जाएगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। वह एक नए दुनिया में प्रवेश कर रहा था, जहां उसके पूर्वजों ने पहले से ही अपनी छाप छोड़ी थी। कई सालों के बाद एक ठंडी और शांत हवा ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। वह एक विशाल खुली पहाड़ी में था, जिसकी चोटियां आसमान तक उठ रही थीं। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और वह अपनी आंखों को बंद करके उनका आनंद ले रहा था। लेकिन उसकी सोच में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कि उसे कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण याद आया हो। वह अपने दिमाग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वह बस एक विचार के साथ खड़ा था, जैसे कि उसे किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ना है। वह अपनी आंखें खोलकर देखा और उसने देखा कि उसके पास एक लड़की खड़ी थी, जो उसकी तरह ही विचारशील लग रही थी। वह उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। वह बस एक शांत और स्थिर चेहरा था। क्या यह लड़की उसे जानती है? क्या वह उसके लिए कुछ करती है, या फिर वह बस एक अजीब सी मुलाकात है जो कभी भी दोबारा नहीं होगी? तुम उसकी हत्या करने की बात करते हो। मैं जो भी चुनता हूँ, मुझे लगता है कि यह सही विकल्प है। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ एक अनाथालय खड़ा था, जिसका आकार और डिजाइन बहुत ही बेरहमी भरा था। इसके चारों ओर कड़ी मेहनत की गई थी, जैसे कि कोई भी बच्चा इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कड़ियों से घिरी हुई एक लंबी दीवार जो बाहरी दुनिया से इसे अलग करती थी। यहाँ के रक्षक कड़ी निगरानी में थे, ताकि बच्चे यहाँ से भाग न सकें। इस अनाथालय के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था, जो बचपन की खुशियों और खिलौनों की जगह पर लड़ाई की तैयारी और शिक्षा की जगह बन गया था। यहाँ के बच्चे न केवल पढ़ते थे, बल्कि उन्हें युद्ध की कला भी सिखाई जाती थी। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति और एकाग्रता थी, जैसे कि वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन यह शांति उनके आंखों में छुपी हुई दर्द और दुख को छुपाती थी। यहाँ का वातावरण बहुत ही तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण था, जैसे कि बच्चों को यहाँ से निकलना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद और आशा थी। वे जानते थे कि वे जल्द ही अपने भविष्य को बनाएंगे और यहाँ से निकलकर नई शुरुआत करेंगे। केल ने उस औरत की याद की, जो गली में खड़ी थी। उसका दृढ़ संकल्प, मैं अपनी बेटी के लिए यह करूंगा, मैं अपनी बेटी आर्या के लिए यह करूंगा। कृपया। वह अपनी माँ की याद करने लगा, जो मरते समय उसके साथ थी।
और उसने उस औरत की याद की जिसका चेहरा उसकी यादों में नहीं था, लेकिन उसने उसे ढूंढ निकाला। मौत के बाद भी वह अपनी माँ को खोने के दर्द से जूझ रहा था। वह अपनी माँ को वापस पाने के लिए तैयार था। उसकी आंखें गीली हो गईं जब उसने उस औरत के बारे में सोचा। वह औरत क्यों इतनी परेशान थी, यह पता लगाने के लिए वह आगे बढ़ गया। मैंने ठीक सुना था, मैं एक बच्चे की हत्या नहीं करूंगा, कैल ने धीरे धीरे बोला। उनकी आवाज में जोर और आत्मविश्वास का संचार हो रहा था, फिर भी उनकी आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी। वे एक पुराने और बड़े घर में खड़े थे, जिसके खिड़कियां बंद थीं। सूरज की रोशनी के बिना इस कमरे में अंधेरा हो गया था। कैल ने अपनी आंखों को घुमाया ताकि वे पाते रहें कि उनकी आवाज किस ओर जा रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ शांति और चुप्पी थी। फिर एक गहरी ध्वनि आई, एक निष्पक्ष आवाज, तुम्हारे पास समय है कैल, अपने विकल्पों पर विचार करो। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे सोच में डूब गए। एक दूसरा तरीका, यह तो सच था, लेकिन क्या वे उसके लिए तैयार हैं? कैल ने कठोरता से हंसा, मुझे 5000 क्रेडिट्स नहीं है, आपके पास शैडो पॉइंट्स हैं, वे सीधे परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। शॉप विकल्पों की पेशकश करता है। शैडो शॉप माइनस विशेष ऑफरिंग, रक्त दायित्व, पारितोषिक लागत 400 शैडो पॉइंट्स प्लस सिस्टम के प्रति अनुकूलता। परिणाम, एक और आत्मा की देन को अपनाएं। कैल ने अपनी माँ के विफल अनुबंध के बारे में सोचा, जिसके लिए 50,000 क्रेडिट्स का भुगतान करने का खतरा था। वह एकमात्र तरीका ढूंढ रहा था। शैडो पॉइंट्स की बात करते हुए उसने सोचा, क्या वे सीधे परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं? लेकिन उसे पता चला कि शॉप में विकल्प थे। वह शैडो शॉप की ओर बढ़ गया, जहां एक विशेष ऑफरिंग थी। रक्त दायित्व पारितोषिक नामक एक विकल्प ने उसका ध्यान आकर्षित किया। 400 शैडो पॉइंट्स और सिस्टम के प्रति अनुकूलता की लागत के साथ वह आत्मा की देन को अपनाने का फैसला करता है। इससे उसकी माँ को राहत मिलेगी। कैल ने इस विकल्प को चुना, जिससे उसकी माँ को 50,000 क्रेडिट्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। अब वह अपनी माँ की देखभाल कर सकता है, और उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह आत्मा की देन को अपना चुका है। गिल्ड ने दावा छोड़ दिया, चेतावनी, कृपा बिना भुगतान किए नहीं मिल सकती है, सिस्टम वसूली करेगा। केल ने ऑफरिंग पर ताकिया, 400 अंक, लगभग वो सब कुछ जो उसने कमाया था, और एक कृपा, एक ऐसी इकाई के प्रति जिसका अर्थ वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। उसकी आंखें ऑफरिंग पर जमी हुई थी, उसमें उसका सब कुछ दिख रहा था, अपनी मेहनत, अपनी कठिनाई, अपनी खुशियां और अपनी उदासियां। वह यह जानता था कि अगर वह इस ऑफरिंग को स्वीकार करता है तो उसके पास फिर से कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसे लगता था कि यह एक मौका है जिसे वह नहीं छोड़ सकता। वह अपनी आंखें बंद करके दुआ करने लगा कि यह ऑफरिंग सही निर्णय हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथों में पसीना आने लगा। वह जानता था कि यह एक बड़ा फैसला है, लेकिन उसे लगता था कि यह सही है। वह अपनी आंखें खोलकर ऑफरिंग पर देखा और उसने महसूस किया कि यह सच हो सकता है। उसकी आत्मा ने कहा, यह तुम्हारा समय है केल, यह तुम्हारा मौका है। वह अपने आप से कहा, मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे पूरा करूंगा, और उसने ऑफरिंग को स्वीकार कर लिया। उसकी आंखें चमक उठी और वह एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार था। दिकाए चाव बोरते सुपाश्राइमस को बाहोरते लेश्ते पिसाए बोरते वाचाइदिका हेसेश्ते दिकाए बोरते पिसाइदिका हेसेश्ते बोरते सुपाश्राइमस को बाहोरते। अपने अंदर एक अजीब सी गेंद जैसा महसूस हो रहा था। क्या यह सचमुच हुआ था, या बस मेरी कल्पना का खेल था? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने आप से कहा, क्या तुम्हारे पास समय है? फिर भी यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत लंबा था। जो चीज पहले एक दुश्मन थी, अब एक सहयोगी बन गई थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उसने मुझे एक चुंबन दिया। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो शेष था, वह अभी भी बाकी था। कैल ने धीरे धीरे सांस ली, फिर ऑर्फेनेज की दीवारों की ओर बढ़े। उसके पीछे गार्ड्स तुरंत उसकी ओर मुड़े, हथियारों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे कैल के हरकत का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हों। कैल ने अपनी पीठ सीधी की और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अगर आयरिया नाइटशेड को उसकी बात मान जाए तो उसके लिए एक नई दुनिया खुल सकती है, लेकिन अगर नहीं तो यह उसके लिए एक खतरनाक संघर्ष बन सकता है। वह अपने पैरों पर खड़ा था और अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रहा था। ऑर्फेनेज की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, लेकिन कैल ने उन्हें पहले भी कई बार देखा था, इसलिए वह उनके पीछे छुप जाने में सक्षम था। उसके हाथों में एक छोटा सा पत्थर था, जिसे उसने अपने जूतों की नली में रखा था। यह उसका एकमात्र हथियार था, लेकिन वह जानता था कि इससे भी अधिक शक्तिशाली है। कैल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर वह जल्दबाजी में आगे बढ़े तो यह उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए उसने धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। प्रकाश भंगित वातावरण में एक अनिश्चितता की भावना छाई हुई थी। वॉर्न परिवार के किसी सदस्य की अचानक उपस्थिति निचले जिलों में असामान्य थी। गार्ड्स ने एक दूसरे को अनिश्चित भाव से देखा। पहचान पूरी हुई है, अग्रिम गार्ड मुस्कुराते हुए कहा, कर्ज माफ, यह असंभव नहीं हो सकता। वॉर्न परिवार के सदस्य की उपस्थिति ने एक अजीब सी सनसनी फैला दी। गार्ड्स के चेहरों पर अनिश्चितता की छाया थी, जैसे कि उनके पास हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन वे उसे निकालने को तैयार नहीं थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां सामान्य नियम और आदतें असामान्य हो गई थी। गार्ड्स की आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थीं, जैसे कि वे अपने आपसी सहमति में हो। फिर अचानक एक शांति छाई, जैसे कि समय का संचारित गति पूरी तरह से रुक गई हो। काले चित्रों वाली दीवारें शासकों के युग का साक्ष्य थीं, जो गहराई और रहस्यमयता का अनुभव करते थे। उनके शब्द एक महत्वाकांक्षी पुरुष की तरह, उदासीन और निराशावादी, परंतु वे केवल एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए आए थे। कालेज ने अपनी आवाज में शून्यता भर दी थी। अपनी पत्थरी आंखों से उसने उस लड़की पर निगाह डाली जो उसके पास खड़ी थी। वह एक सरल शब्द बोला, वहां क्या समस्या है? गार्ड ने दूसरी ओर मुड़कर देखा और फिर सीधा खड़े होकर कहा, नहीं महाराज। कालेज को इस बात पर आश्चर्य नहीं था।
उसने यहाँ कई बार ऐसी चीजें देखी थी। केवल आमतौर पर ये कर्ज अन्य गिल्ड्स द्वारा खरीदे जाते हैं, श्रम के लिए या अन्य सेवाओं के लिए। केल ने चुप्पी को बढ़ाया। वह रक्षक के पीछे देखा, जंजीरों वाली फेंसिंग के माध्यम से, जहां एक ग्रे यूनिफॉर्म में बच्चे एक ठोस बाड़े में काता करते थे। उनकी आंखें चमक रही थी, उनकी हथेलियां हवा में फैली हुई थी। वे अपने शिक्षकों के निर्देशों पर नृत्य कर रहे थे, जो उन्हें सिखाते थे कि कैसे एक पूर्णकालिक योद्धा बने। उनकी आवाजें एक ही समय में उठती और गिरती रहती थी, एक मधुर धुन। केल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने आप को उस दृश्य में डूबने का आनंद लेने लगा। यह एक ऐसा समय था जब वह अपने अतीत को भूल सकता था, जब वह अपने भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकता था। लेकिन यह केवल एक कल्पना थी और जल्द ही वास्तविकता ने उसे वापस पुकारा। वे मशीनों की गति से आगे बढ़े। हंसी नहीं, खेल नहीं, बस मिट्टी के गद्दों पर हाथों का धड़कन। मैं अब उसे ले जाऊंगा, कैल ने कहा। गेट तक ले आओ, रक्षक हिचकिचाया। मेरे प्रभु, गिल्ड मास्टर से दस्तखत करने की आवश्यकता है। दस्तावेज तैयार नहीं है। वहां का वातावरण शांत था, एक अद्वितीय शून्यता। दीवारों पर पेंटिंग्स के रंग उज्ज्वल थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्यादा जोश नहीं था। कैल को लगता था कि वह अपने आप से लड़ रहा है, अपने भीतर दबाए हुए दर्द और आकांक्षाओं को। उसकी आंखें गहरी थीं, एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रही थीं। रक्षक ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि कैल को अपनी बात कहनी होगी। कैल ने गेट तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चुना। वहां पर एक सुंदर पार्क था, जिसमें झील और हरे भरे पेड़ थे, लेकिन कैल को पता नहीं था कि वहां क्या है। वह बस अपनी बात कहना चाहता था। गेट तक पहुंचने पर कैल ने एक महिला को देखा। वह एक सुंदर महिला थी, जिसकी आंखें गहरी और आकर्षक थीं, लेकिन कैल को पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों वह यहाँ है। आप आई तदी गालोस ओई डायशर इल्वा जाशक सलट डायशर इल्वा साशक ताप डायशर इल्वा साशक विरला डायशर उपशान आहल हिकी डायशर उपशान बा इकी पोलास हालाशिका इकी तारता गाल डानरो असा पोलास हालाशिका लिसा यापिता पोलास हालाशिका इकी तारता की हसा इप याप पिसा। वह 5 साल की थी जब उसके माता पिता ने उसे एक विशेष शिक्षक के पास भेज दिया। यह शिक्षक, जिसने अपने जीवन में कई लड़कियों को ट्रेन किया, ने उसे बताया कि वह एक विशेष योजना का हिस्सा थी। वह लड़की बहुत जल्दी सीखती थी और उसके शिक्षक ने उस पर गर्व किया। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने आप को एक हत्यारे के रूप में पाया, जिसने कई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया था। उसकी फाइल कहती है कि उसने पहले सिमुलेशन में 3 लक्ष्यों को मार डाला है। वह 15 साल की है, लेकिन लगती है कि वह 12 साल की। उसके चेहरे पर एक विशेषता थी, जिसे देखकर लगता था कि वह बहुत कम उम्र में ही अपने आप को एक योद्धा बना चुकी है। उसके पैरों में एक अजीब सी गति थी, जैसे वह हमेशा तैयार रहने के लिए खड़ी रहती हो। उसके आंखों में एक ठंडक थी, जो उसे एक हत्यारे की तरह दिखाती थी। वह अपने आप पर गर्व करती थी और लगता था कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। अर्ध शुष्क हवा के साथ एक विशाल और शून्य में खड़े होकर आर्या ने अपनी बाहों को पीछे की ओर जकड़ लिया, एक कठोर सैन्य भाव बनाए रखा। लॉर्ड वन कहकर वह अपनी आवाज में एक शांति और स्थिरता का प्रदर्शन करती है, लेकिन केल के भावनात्मक तरंगों ने उसके अंदर छुपी हुई डर की गहराई को पकड़ लिया। यहाँ इस विशाल खालीपन में आर्या की आंखें एक अदृश्य दीवार से टकराती हैं, जैसे वह अपने आप को एक असंभव युद्ध से बचाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज में एक छोटी सी गड़गड़ाहट थी, जो उसके अंदर के डर का प्रतीक था, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें वह अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसे पता नहीं था कि वह इसे जीत सकती है या नहीं। मुझे बताया गया है कि मेरी देनदारी खरीद ली गई है। ये सच है? मैं वॉन एस्टेट में स्थानांतरित कर दिया जाऊंगा या मेरी खरीद के लिए व्यक्तिगत सेवाएं? वह तरीके से व्यक्तिगत सेवाएं कहकर केल की पेट में घुटन हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ छुपा रही हो। उस दिन की गर्मी और धूप ने शहर को एक अजीब सी भावना से भर दिया था। हवा में एक अनोखी खुशबू थी, जैसे कि फूलों की खुशबू। लेकिन केल के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानता था कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है और उसे अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहना होगा। वह अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी डर था। वह जानता था कि उसे अब अपने आप पर भरोसा नहीं करना है और उसे अपने भविष्य को संभालने के लिए मजबूत बनना होगा। और आवाज थी किसी की, जो अपने शरीर का मालिक नहीं होने पर भी शांति से सहज थी। केल ने उसे देखा, उसने उसकी कंधों में तनाव देखा, उसके हाथों की फाइन स्कार्स। वह अपने आप को एक जकड़े हुए बंदूक की तरह रख रही थी। यहाँ का वातावरण भी उसी तरह था, जैसे कि किसी ने इसे छोड़ दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो शायद पुरानी और धुएं की थी। वहाँ के आसपास के घरों की खिड़कियां बंद थी, लेकिन दरवाजे खुले थे, जैसे कि वे अपने आप से ही खुल गए हों। यहाँ का शोर भी अलग था, जैसे कि किसी ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया हो। केल को लग रहा था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या। वह उसे पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस उसकी आंखों में देखकर अपने आप को संभाल रही थी। वह ने उसकी आत्मा में एक छेद देखा, एक टूटना जो अपने स्वयं के समान था। ऐसी क्षति जो हानि से आती है, गहराई से। प्रेमी की मृत्यु के बाद भी जब आप कुछ नहीं कर सकते, तब वह देखा कि उसकी आंखें एक समय में चमक रही थीं, लेकिन अब वे धुंधली हो गईं, जैसे कि पानी में डूबने से। उसकी आवाज में एक दर्द भरी गहराई थी, जैसे कि वह अपने दिल का दरवाजा खोल रहा हो। वह उसके बारे में सोचता था कि क्या उसने कभी भी सच्चाई को महसूस किया है, या बस एक कल्पना थी जिसने उसे अपने दिल के अंदर छेद कर दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वह एक झूठी थी। वह उसकी आंखों में झांकता है और वहां एक दर्द भरी गहराई देखता है। वह जानता है कि वह उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह भी उसी तरह से टूट गया है।
अध्यादेश का जिम्मेदारी आपको देने के लिए आ गया क्योंकि गिल्ड मानव जीवन की तुलना में पैसे को अधिक महत्व देता है। मैं जानता हूँ सीनियर ने गिल्ड की कार्रवाइयाँ, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि हमारी वैधानिक रूप से मेरी याद दिलाना मुझे आपका अनुबंध खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। फिर आपको श्रमिकों के लिए भेजने के लिए गहरे खदानों में काम करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है और यहाँ से आप कभी न कभी अपनी प्रगति पर सवाल उठाए बिना एक अंधेरे और शोरबंद जेल में खो जाएंगे। आपको इस बात का पूरा एहसास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीनियर ने, यहाँ एक सच्चाई है, गिल्ड कभी भी अपने व्यापारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता नहीं देता है और न ही वह कभी भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमें गहराई में जानना होगा। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि वास्तविकता शायद आपने कभी नहीं देखी। और अब सीनियर ने, एक समय आ गया है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। आप अपनी वफादारी त्याग सकते हैं या आप गिल्ड के साथ जुड़ सकते हैं। यह वो जितेंद्र को बेच सकती है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण है। वह मेरे साथ जो भी चाहेगी कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी आंखें एकाग्र थी, मेरी आवाज में एक ठंडक थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, जैसे कि मेरे पास समय नहीं था। मैं अपने बाएं बाहुबल की ओर आंखें घुमा रही थी जिसमें एक छोटा सा चाकू छुपाया गया था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे पहचान गई थी। वह मेरी हथेली को पकड़कर मुझे अपने पास खींच रही थी जैसे कि मैं उसकी बंदूक हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक विचार आया कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन वह विचार तुरंत ही चला गया। मेरे पास समय नहीं था, मुझे उसके साथ जाना था। मैंने अपनी आंखें खोली और उसने मुझे एक गहरी निगाह से देखा। वह मुझे समझ गई थी कि मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे बालों में डाला जैसे कि वे एक दूसरे के साथ एक पुरानी कहानी है। मैंने उसकी आंखों में देखा और उनमें एक चमक थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। वह मेरा नाम बोली, अरिया, लेकिन मैंने उसे नहीं सुना क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मैं उसके साथ जाना था और मुझे पता था कि वह मुझे कहाँ ले जाएगी। कैल ने अपनी जैकेट में हाथ डाला। अरिया की हथेली तुरंत अपने बाजू पर गई। कैल ने एक छोटी सी डेटा चिप निकाली। उसने उसे उसकी ओर फेंका और अरिया ने उसे पकड़ लिया। वह चिप देखकर फिर कैल को देखकर मौन रह गई। यह एक शुद्ध पट्टी है, कैल ने कहा। अरिया की आंखें चिप पर टिकी थी जैसे उसमें से कोई गहराई से सच्चाई निकल रही हो। वह अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी जैसे उसका दिल एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार हो। कैल की आंखें भी उसी तरह चिप पर टिकी थीं जैसे वह उसमें से कुछ महत्वपूर्ण खोजने की कोशिश कर रहा हो। उनकी बातचीत में एक अजीब सी शांति थी जैसे वे दोनों किसी गहरी और गुप्त बात पर चर्चा कर रहे हों। अरिया ने चिप को फिर से देखा और उसमें से एक नई दुनिया की शुरुआत का एहसास हुआ। वह जानती थी कि यह उसके जीवन को बदलने वाला है, लेकिन वह कैसे? कैल ने उसे एक मुस्कुराहट दी और अरिया को लगा कि उसका दिल एक नई उम्मीद के साथ भर गया है। वह चिप को अपने पास दबाए रखा जैसे वह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हो। नया वायब दुनिया के 13वें संस्करण में नागरिकता, शिक्षा क्रेडिट, आवास अनुदान कहीं भी जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त है। एरिया ने आंखें झपकाई। प्रतिरोधक की मास्क को फट गया जिसमें ठंडी दक्षता की चमक छुप गई थी। असमंजस की गहराई सामने आई। मैं समझ नहीं पाया। समझने की जरूरत नहीं है। एरिया ने फिर से आंखें झपकाई जैसे कि वे एक अजीब दुनिया में खड़े थे जहां हर चीज असामान्य और अविश्वसनीय थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की कमी को देखकर उन्हें लगता था कि वे एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी प्रकृति और अर्थ स्पष्ट नहीं थे। उनके चेहरे पर एक उदासीनता छाई हुई थी जैसे कि उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर दिया हो। एरिया ने फिर से गहरी सांस ली और अपने आप को इस नए विश्व में समायोजित करने की कोशिश की, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें उनके पास अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए कोई चयन नहीं था और यह एक अजीब भावना थी जैसे कि वे एक बड़े खेल में शामिल हुए हैं जहां उन्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। क्या आप इस चिप को ले जाकर चले जाएंगे और गिल्ड्स की पहुंच से दूर एक जीवन जीने का फैसला करेंगे जहां कोई आपको मारने या अपने आदेशों के अनुसार काम करने के लिए मजबूर नहीं करता है? यह एक ऐसा जीवन है जहां आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह जीवन आपके लिए सही नहीं है, तो मैं आपको एक विकल्प दूंगा। आप मेरे साथ चल सकती हैं। हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां गिल्ड्स का प्रभाव नहीं है। वहां आप अपने जीवन को खुद बना सकती हैं और अपने निर्णयों के अनुसार जीते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आपको एक ऐसा जीवन दिखाऊंगा जहां आप खुश रहेंगी और अपनी मर्जी से जीने का आनंद लेंगी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरी माँ का दिल टूट गया होगा। वो शायद इस समय अपने बेटे को ढूंढ रही होंगी। क्या यह सच है कि मर्कस वर्न ने मुझ पर हमला करवाया था? और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनके परिवार को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन मेरी माँ को छोड़कर, जिसकी वजह से हमेशा एक चीज बात करती रहती थी, अपने बच्चों के प्रति उसकी वफादारी, उसने ऐसा क्यों किया? क्या यह सच है कि मेरा भाई? नहीं, यह तो असंभव है। लेकिन एक बात तो जरूर है, मैं मर्कस वन से बदला लूंगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। वह व्यक्ति जो आपकी माता की हत्या के लिए आदेश देता था, अभी भी जीवित है, अभी भी शक्तिशाली, अभी भी छू नहीं सकता, जब तक कोई इतना धैर्यवान और मजबूत न हो कि वह कुछ करने के लिए तैयार हो। आर्या उसे देखती थी। आपको मुझे बदला देने का प्रस्ताव कर रहे हैं? मैं आपको एक विकल्प पेश करता हूँ, केल ने सुधारा। क्या आप इसके बारे में सोच रही होंगी, यह जानने के लिए कि वह कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में एक गहरी चिंता दिखाई देती है। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था। वह जानता था कि अगर वह इस लंबी और कठिन लड़ाई में शामिल हुआ तो उसकी मातृभूमि पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सूरज की तेज धूप में खड़े होकर पेड़ों के बीच एक शांति भरी वादी, केल ने सोचा कि वह दुनिया से दूर जाने का फैसला कर चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक उत्साह और त्याग की लक्ष्मा श्वास है जैसा कि वह पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने सोचा कि जितना उसे खतरनाक बनाया जाएगा, उतना ही अधिक वह अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा।
वहां पर उसकी बातों ने गंभीरता और चुनौतीपूर्ण तरीके से उसके आत्मस्वार्थ को जगाया, जिससे वह अपने आप को खतरनाक बनाने के लिए तैयार हो गया। यह एक नई दिशा थी जिस पर वह चलने के लिए तैयार था। वहां की वादियों ने उसकी आत्मा को संगीत की धुन में डूबने का अवसर प्रदान किया और उसने स्वीकार किया कि अब वह दुनिया को अपने तरीके से बदलने का इरादा रखता है। वह जाता है, अगर तुम वहां नहीं हो मैं तुम्हारी तलाश नहीं करूंगा। देनदारी चुकती है किसी भी तरह। एक पल, एक विराम, एक अंतिम बार। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, पीछे मुड़कर नहीं। 3 कदम, 4 कदम, 5। हवा में उसकी आंखों की गहराई से निकलती है एक धुंधलका, जैसे आकाश में उड़ती हुई एक बूंद बादल। वह अपनी पिछली यादों को भूलने का प्रयास करता है, लेकिन वे उसके दिल में गहराई से बसती हैं। उनकी आंखें दरवाजे के पार जाती हैं, जहां तुम्हारी छाया है। वह अपने कदमों को धीमा करता है, लेकिन वे उसे नहीं रोक सकते। वह एक अंतिम बार देखता है तुम्हारी तस्वीर, जो उसके दिल में बसती है। फिर वह दरवाजे के पीछे गायब हो जाता है और तुम्हारी यादें उसके साथ जाती हैं। नापग अटोर पाहत आबान बालाश याधाव हरोच आहिंगलित दवाल पाहत आलिवा गरीन वध हुआ लाश्तिया अचा से तराहाश। वह वायलेट आंखें थी, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और मैं अपनी माँ के लिए तुम्हारा क्षमा नहीं करूंगी, वह बोली। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। उसकी जबान सख्त हो गई। केल ने मुस्कुराया, एक वास्तविक अल्पकालिक अभिव्यक्ति जिसने तेज रेखाओं को नरम किया। गाड़ी में बैठो अरिया, वह बोला। गाड़ी की खिड़की खुल गई। हमें काम करना है। उसकी आवाज में एक निर्णय की गहराई थी। वह अपने सिर को झुकाया और गाड़ी में जाने के लिए प्रवेश किया। उसकी आंखें अभी भी वायलेट थीं, लेकिन अब एक नई चिंता की रेखा भी दिखाई दी। वह अपने हाथों को फैलाया और गाड़ी के अंदर जाने के लिए प्रवेश किया। उसकी आवाज में एक निर्णय की गहराई थी, जैसे कि वह एक नई यात्रा पर निकल रही हो। गाड़ी की खिड़की बंद हो गई और वे चलने लगे।